स्टार्ट करते हैं। सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, ठीक है, ऑर्डर 33। अब देखो ये जो सूट बाय इंडिजेंट पर्सन का जो प्रोविजन है, ठीक है, ऑर्डर 33 में, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि सभी के पास एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए, है ना। ये बेनेवोलेंट प्रोविजन है एक तरीके का, कि सभी के पास एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। मींस पॉवर्टी शुड नॉट बिकम अ बार टू अप्रोच अ सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट के लिए तो वो बार नहीं है, उसके लिए तो हम लोग देखेंगे बीएनएसएस में। सिविल कोर्ट में भी ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि पॉवर्टी शुड नॉट बिकम अ बार टू अप्रोच अ सिविल कोर्ट, ठीक है। इसलिए लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि अगर किसी भी पर्सन के पास जेन्युइन लीगल राइट है बट वो उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो कोर्ट फी पे करने के लिए उसके पास कैपेसिटी नहीं है, सफिशिएंट मींस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे एक प्रोविजन बनाया गया है कि आप इंडिजेंट की तरह सूट ला सकते हैं, और इंडिजेंट की तरह अगर आप सूट फाइल करेंगे तो आपको कोर्ट फी पे करने की जरूरत इनिशियली नहीं होगी, बाद में हो सकता है, अभी देखेंगे हम लोग, बट इनिशियली सूट इंस्टीट्यूट करने वक्त, है ना, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग आपको कोर्ट फीस पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जनरली बिना कोर्ट फीस का सिविल सूट नहीं इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल, ये इस जनरल रूल का ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, बिकॉज इसका पर्पज ही है कि पॉवर्टी बार नहीं होना चाहिए टू अप्रोच अ सिविल कोर्ट, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम इस ऑर्डर को बहुत ही अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया गया है। एट द सेम टाइम ये ऑर्डर इस चीज का भी ध्यान रख रहा है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन इस प्रोसीजर का अब्यूज ना करे। अब जब ये ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर 33 या पहले से पढ़े होंगे, तो इसमें देखेंगे पहले इनिशियली बहुत सारे सेफगार्ड दिए गए हैं पता करने के लिए कि भाई वो पर्सन इंडिजेंट है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं। तो ये ऑर्डर जो है बैलेंस बनाता है, दो चीजों को ध्यान में रख के आपको प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। कि एक तो हमें कोई भी पुअर पर्सन है, इंडिजेंट है, पॉपर है, उसको फैसिलिटेट करना है कि उसको एक्सेस टू कोर्ट इजीली मिले अगर उसका कभी भी कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है। दूसरी तरफ कोई डिसऑनेस्ट या फ्रिवलस लिटिगेशन ना लेके आए मुफ्त में, है ना। इस ऑर्डर के अंदर सूट लाएगा तो वो मुफ्त में ही लाएगा ना, तो मुफ्त में कोई फ्रिवलस या वेक्सेसियस लिटिगेशन लेके ना आए, इस प्रोविजन का मिसयूज ना करे, इसलिए उसको भी ध्यान में रख के बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले शुरू में रूल्स बनाया गया है कि पहले यह पता किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा कि पर्सन इंडिजेंट है कि नहीं। जब इस बात का क्लियर प्रूफ मिल जाएगा कि पर्सन इंडिजेंट है, तभी उसका फिर सूट आगे कंटिन्यू होगा। तो इस ऑर्डर के अंदर सबसे पहले क्या करना होता है कि किसी भी पर्सन को एज अ इंडिजेंट पर्सन अगर सूट इंस्टीट्यूट करना होता है तो उसको पहले एक एप्लीकेशन फाइल करना है। नॉर्मली किसी को सिविल सूट इंस्टीट्यूट करना होता है उसको क्या प्लेंट लेके आना होता है, यहां पे आपको प्लेंट लेके नहीं आना है, यहां पे क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना है, ठीक है, कोर्ट को। एप्लीकेशन किस लिए? कोर्ट से ये परमिशन लेने के लिए कि आप एज अ इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। You have to file an application to sue as to obtain the permission of the court to sue as an indigent person. उस एप्लीकेशन पर कोर्ट जो है इंक्वायरी करेगा, ठीक है। अगर एप्लीकेशन देखते ही लगा कि भाई इंडिजेंट नहीं है तो उसी समय रिटर्न कर देगा। अगर एप्लीकेशन देख के लगा कि नहीं, एप्लीकेशन पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो इंडिजेंट लग रहा है, तो फिर कोर्ट हियरिंग करेगा और इंक्वायरी करेगा ये पता करने के लिए कि वो इंडिजेंट है कि नहीं। जब वो हियरिंग, इंक्वायरी और हियरिंग हो जाएगी और उसके बाद भी उसका एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो फिर बाद में उस एप्लीकेशन को ही बाद में प्लेंट मान लिया जाएगा और तब फिर प्रॉपर सूट का जैसे प्रोसीडिंग चलता है वो आगे कंटिन्यू होगा। इन शॉर्ट यही प्रोसीजर है। अभी हम लोग देखेंगे एक एक स्टेप को। तो ध्यान में रखना, सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन फाइल करते हैं टू sue एज एन इंडिजेंट। कोर्ट उस एप्लीकेशन को देखती है, एप्लीकेशन देखकर ही प्राइमा फेसाई लगता है ये इंडिजेंट नहीं है, रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को, ठीक है। जब एप्लीकेशन भेजा दिया जाएगा तो कोर्ट एक इनिशियल इंक्वायरी करती है मिनिस्टीरियल ऑफिसर के थ्रू, डिटेल्ड इंक्वायरी नहीं करती है, एक इनिशियल इंक्वायरी करती है कोर्ट का जो भी चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर है। वो अगर बताता है कि ये इंडिजेंट नहीं है तो कोर्ट उसके बाद उसका डिसमिस कर देगी एप्लीकेशन को। लेकिन वो बोलता है कि इंडिजेंट है तो ऐसा नहीं, कोर्ट उसी समय इंडिजेंट मान लेगी। अब कोर्ट जो है प्रॉपर हियरिंग करेगी इस फैक्ट पे कि वो इंडिजेंट है कि नहीं, और वो हियरिंग के लिए दोनों पार्टी को, पक्ष को बुलाया जाएगा, गवर्नमेंट प्लीडर को भी बुलाया जाएगा। गवर्नमेंट प्लीडर को क्यों बुलाया जाता है अभी हम बताएंगे आगे चल के। और फिर उसके बाद वो हियरिंग में प्रूव किया, दोनों पार्टी अपनी बात प्रूव करना चाहेंगे कि ये इंडिजेंट है कि नहीं, है ना। एक पार्टी क्लेम करेगा मैं इंडिजेंट हूं, दूसरा बोलेगा इंडिजेंट नहीं है, और फिर कोर्ट फाइनली वहां पे डिसाइड करेगा कि पर्सन इंडिजेंट है कि नहीं।
स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले एक इनिशियल इंक्वायरी किया जाता है, उस इनिशियल इंक्वायरी में अगर आपका एप्लीकेशन पास कर गया तो फिर उसके बाद एक और हियरिंग होती है। उस हियरिंग में जब आपका इंडिजेंसी प्रूव हो जाता है तब आपके उसी एप्लीकेशन को प्लिंट मान लेंगे और फिर उसके बाद आपको इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। राइट, चलो इस ऑर्डर को देखते हैं। ठीक है, इसका ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर समझ में आया ना, किसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहला चीज जो है इसमें, इस ऑर्डर में क्या इंपॉर्टेंट है, पर्सन इंडिजेंट होना चाहिए, तभी तो वो इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट फाइल करेगा। तो इंडिजेंट, कौन इंडिजेंट होगा ये कैसे पता चलेगा, तो ऑर्डर 33 के रूल 1 में आइए। Subject to the following provision, any suit may be instituted by indigent person. पर्सन इंडिजेंट कब माना जाएगा? ठीक है, तो इसके लिए दो चीज आपको देखना है। जहां पे कोर्ट फी प्रिस्क्राइब्ड है, राइट, आप लोग इसको देखते रहिएगा ऑर्डर को। जहां कोर्ट फी प्रिस्क्राइब्ड है और जहां कोर्ट फी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है वहां पे इंडिजेंसी का डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। हु इज एन इंडिजेंट पर्सन? तो जहां पे कोर्ट फी प्रिस्क्राइब्ड है और जहां पे कोई कोर्ट फी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, एक वेयर कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब्ड, एक वेयर नो कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोर्ट फी प्रिस्क्राइब्ड है तो वहां देखा जाएगा सफिशिएंट मींस है कि नहीं, पर्सन के पास सफिशिएंट मींस है कि नहीं। सफिशिएंट मींस मतलब, सफिशिएंट मींस का मतलब क्या हुआ, अगर कोर्ट फी प्रिस्क्राइब है, बहुत सारे सूट में कोर्ट फी प्रिस्क्राइब होता है, तो कोर्ट फी अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो बस ये देखा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास कोर्ट फी देने के लिए सफिशिएंट मींस है कि नहीं, सफिशिएंट इनकम है कि नहीं, सफिशिएंट रियलाइजेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं। रियलाइजेबल प्रॉपर्टी समझते हो ना क्या होता है? क्या होता है? हाँ, जिसको बेचकर आप पैसा ले सके, है ना, जिसको कैश में या मनी में कन्वर्ट कर सके, है ना। आपके पास कोई ज्वेलरी है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, मोबाइल है, ठीक है, अच्छा वॉच है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रियलाइजेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो किसी पर्सन के पास सफिशिएंट मींस है कि नहीं, सफिशिएंट मींस का मतलब क्या हुआ, इनकम या रियलाइजेबल प्रॉपर्टी, कोर्ट फी पे करने लायक। और दूसरा है जहां पे कोर्ट फी प्रिस्क्राइब नहीं है वहां पे देखा जाएगा कि उस पर्सन के पास 1000 रुपए तक का प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि नहीं, है ना, कि वेदर पर्सन इज एंटाइटल्ड अप टू प्रॉपर्टी रुपीज 1000, 1000 तक की प्रॉपर्टी की, ठीक है, प्रॉपर्टी अगर आपके पास है कि नहीं। तो देखो सीपीसी में भी ना बहुत कुछ अभी, बीएनएसएस में जैसे आपको फाइन वाइन ये सब बढ़ाया गया है, वैसे ही सीपीसी में बहुत चीजों के लिए आपको कुछ कुछ चेंजेस लाने में, बहुत जगह 50 रुपया है ना, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, ठीक है, तो ये सब अमेंडमेंट आएगा अपकमिंग ईयर्स में, आएगा जरूर से, ठीक है, ओके। तो कोई पर्सन इंडिजेंट है कि नहीं कैसे पता चलेगा, कोर्ट फी प्रिस्क्राइब्ड है तो उसके पास सफिशिएंट मींस है कि नहीं, और अगर कोर्ट फी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो देखा जाएगा उसके पास 1000 रुपए तक की प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर सफिशिएंट मींस है या इस सिचुएशन में 1000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी है या 1000 रुपए है उसके पास, तो उसको इंडिजेंट नहीं मानेंगे। और इन दोनों को डिसाइड करने के लिए, इसको ये डिसाइड करने के लिए कि उसके पास सफिशिएंट मींस है कि नहीं, 1000 की प्रॉपर्टी है कि नहीं, इन क्वेश्चंस को डिसाइड करने के लिए दो चीजों को एक्सक्लूड कर देंगे कंसीडरेशन से, दो चीजों को काउंट नहीं किया जाएगा। कौन सा? एक, जो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम अटैचमेंट, जो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट किया गया है अटैचमेंट से। प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट किस सेक्शन के किस सब सेक्शन में है बताइए? 61 का प्रोवाइजो है ना, कि 62 का प्रोवाइजो है? हाँ, 61 का प्रोवाइजो है, ठीक है। तो उसमें जो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है ना अटैचमेंट से, उसको काउंट नहीं करेंगे। सफिशिएंट मींस या रियलाइजेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं ये देखने के लिए, या 1000 रुपए तक का पैसा, 1000 रुपए है कि नहीं, उसको मतलब बेड बेडिंग ये सब नहीं की, ये सब भी 500 रुपए में बिक जाएगा, है ना। ऑर्नामेंट्स ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, बुक ऑफ अकाउंट, है ना, वो सबको आप कंसीडर नहीं करेंगे। जो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है अटैचमेंट से उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो सब्जेक्ट मैटर जो सूट का है उसको भी काउंट नहीं करेंगे।
सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट को भी काउंट नहीं किया जाएगा पर्सन के इंडिजेंसी को डिसाइड करने के लिए। तो ऐसे ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। दिस इज द टेस्ट ऑफ इंडिजेंसी कि कोई पर्सन इंडिजेंट है कि नहीं है। इज दिस क्लियर? क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखना एक्सप्लेनेशन 2 एक और इंपॉर्टेंट बात बताता है कि अगर प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया है आफ्टर एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन आप पहले फाइल करेंगे टू सी यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, और प्रॉपर्टी अगर कोई एक्वायर है आफ्टर एप्लीकेशन बट बिफोर एप्लीकेशन से पहले, बट बिफोर डिसीजन ऑफ द कोर्ट, डिसीजन ऑफ द कोर्ट किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में? एज टू द फैक्ट ऑफ इंडिजेंसी, कि वो पर्सन इंडिजेंट है कि नहीं। मतलब प्रॉपर आपने मान के चलो, आज कौन सा डेट है? आज है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को आपने एप्लीकेशन फाइल किया टू सी यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, और कोर्ट में वो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, अभी इस पे इंक्वायरी हो रही है, अभी हियरिंग होना है, और उसी बीच में 6 दिन बाद आपके पास कोई वसीयत के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी मिल गया है ना, या फिर आपको कोई गिफ्ट कर दिया, या फिर आपको पता चला कहीं से कि आपके दादाजी इतना संपत्ति आपके लिए छोड़ के गए हैं, ठीक है, 6-7 दिन बाद, और अभी आपका एप्लीकेशन पे डिसीजन कोर्ट का नहीं आया है, तो क्या उस प्रॉपर्टी को भी कंसीडर करेंगे आपके इंडिजेंसी को डिसाइड करने के लिए? एप्लीकेशन के बाद एक्वायर किया हुआ प्रॉपर्टी, लेकिन उस एप्लीकेशन पे अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि वो पर्सन इंडिजेंट है कि नहीं, तो क्या उस प्रॉपर्टी को भी कंसीडर किया जाएगा आपके इंडिजेंसी को डिसाइड करने के लिए? यस, यस ना। बेयर एक्ट में देखिए एक्सप्लेनेशन 2 में दिया होगा, ये बात कंसीडर किया जाएगा ना, दैट विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एप्लीकेंट को केवल रिलाई करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे एज टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट हुआ है उसके कंडीशन में, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड टू डिसाइड वेदर ही हैज सफिशिएंट मींस और 1000 और नॉट, एज द केस मे बी। इज दिस क्लियर? इंडिजेंसी डिसाइड करने के लिए वो प्रॉपर्टी भी जो एप्लीकेशन के बाद एक्वायर किए हैं बट कोर्ट के डिसीजन से पहले, उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान में रखना है, जो एक्सप्लेनेशन 3 में देखेंगे, कि अगर किसी पर्सन ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट इंस्टीट्यूट करने का कोशिश किया है एज एन इंडिजेंट पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, मतलब वो जो सूट लाना चाह रहा है अपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, कि मान लो जिसका वो राइट इन्फोर्स करना चाह रहा है उसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ए था, उसका कोई क्रेडिटर था बी, ठीक है, ए का डेथ हो गया, अब ए का सन सूट लेके आ रहा है, ए का सन सी है, वो सूट लेके आ रहा है बी के अगेंस्ट अपने फादर का दिया हुआ क्रेडिट वापस, मतलब जो उधार उसके फादर ने दूसरे को दिया है उसको रिकवर करने के लिए। तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर कोई पर्सन सूट लेके आता है और वो वहां पे एज ए इंडिजेंट पर्सन अगर सूट फाइल करना चाहता है, तो उसके पास सफिशिएंट मींस या 1000 है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? उसके वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसने कितना प्रॉपर्टी एक्वायर किया है उसके बेसिस पे, या उसके पर्सनल एसेट्स के बेसिस पे भी डिसाइड होगा? हाँ, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उसने जो एक्वायर किया है उसके बेसिस पे इंडिजेंसी डिसाइड होगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ए को रिकवर करना है बी से 5 लाख रुपीस, लेकिन अभी सूट ए ने फाइल नहीं किया है, ए का हो गया डेथ, ए का हो गया डेथ, अब ए का सन है बी जो कि एक बी नहीं सी, ए का सन है सी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उसका मंथ का सैलरी मान लो 2 लाख रुपए है सी का। अब इसने सूट फाइल नहीं किया था, इसको पता चला कि इसके फादर का जो है किसी के पास कुछ पैसा बचे हुए थे, है ना, और इसका डेथ हो गया है, तो मनी रिकवर करने के लिए सी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बी को सीयू कर सकता है। तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इसने सीयू किया, अपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, क्योंकि पैसा तो इससे लिया था ना, इसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर सीयू किया। लेकिन ये सूट फाइल कैसे करना चाहते, क्योंकि इसके फादर का जब डेथ हुआ था इनके पास कुछ पैसा नहीं था। ठीक है, इसके फादर का जब डेथ हुआ था, इसके फादर लगभग पॉपर हो गए थे, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ लोगों को उधार दे दिए थे, बहुत दयालु आदमी थे, कुछ नहीं बचा लास्ट में। ठीक है, तो इसको पता चला मेरे फादर के पास तो कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, तो मैं ये सूट को इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट इंस्टीट्यूट करता हूं, तभी एप्लीकेशन फाइल किया टू सी यू एज एन इंडिजेंट। तो ये इंडिजेंट है कि नहीं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ये देखने के लिए इसका पर्सनल प्रॉपर्टी काउंट करेंगे, या फिर इसको जो प्रॉपर्टी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ए से मिली है, या जो भी पैसे ए से मिले हैं उसको देखेंगे। तो जो एज अ रिप्रेजेंटेटिव उसने एक्वायर किया है उस फैक्ट को आप देखेंगे, उसका पर्सनल इनकम को वहां पे इंक्लूड
नहीं करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन 3 में दिया होगा, देख लो, है ना। The question of indigency is to be determined with reference to the means possessed by him in that representative capacity. उस representative capacity में, क्योंकि वो दूसरे के लिए ला रहा है ना, तो उससे उसको 1,000 रुपए तक का प्रॉपर्टी मिला है या नहीं, ठीक है, ये आपको देखना होगा। उससे सफिशिएंट मींस मिला है कि नहीं कोर्ट फी पे करने लायक, वो देखना होगा। इज दिस क्लियर? तो दिस इज द टेस्ट ऑफ इंडिजेंसी। रूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक एक्सप्लेनेशन भी उसका देखना जरूरी था, ठीक है। अच्छा, इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट इंस्टीट्यूट कौन कौन कर सकता है? केवल नेचुरल पर्सन या जुरिस्टिक पर्सन भी कर सकता है? ये क्वेश्चन अराइज हुआ था एक केस में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादेर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादेर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जुरिस्टिक एज वेल एज नेचुरल पर्सन, पहले ये कंसीडर किया जाता था कि भाई ये केवल नेचुरल पर्सन कहीं कॉन्टेक्स्ट में इंडिजेंसी हो सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जुरिस्टिक पर्सन भी तो बैंकरप्ट हो सकता है ना। जुरिस्टिक पर्सन भी तो ऐसा हो सकता है कि उसके बैंक अकाउंट में 0 पैसा है। अरे जुरिस्टिक पर्सन क्या है, तुम कोई स्टार्टअप खोले, पैसा ही नहीं आया, राइट। जुरिस्टिक पर्सन के पास भी तो ऐसा हो सकता है कि सफिशिएंट मींस ना रहे। तो नेचुरल पर्सन भी एज ए इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जुरिस्टिक पर्सन भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए रूल 1A, जो बता रहे हैं उसको एकदम समझते चलिए, है ना। जो भी आपको जैसे इजीली समझ में आ रहा है वैसे नोट कर लीजिए अपने बेयर एक्ट में, साइड में कहीं पे भी। अब रूल 1A बताता है, अगर कोई पर्सन का एप्लीकेशन आता है टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, तो सबसे पहले क्या है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाएगा। ये ध्यान में रखना, वो इंक्वायरी कैसा होगा, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब एट द फर्स्ट हैंड इंक्वायरी, मतलब शुरू में ऊपर से इंक्वायरी कर लिया जाएगा कि वो पर्सन इंडिजेंट है कि नहीं। और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कौन करेगा? चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर, सीएमओ शॉर्ट में बोल सकते हो, चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर। और क्यों प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाता है? तो कॉमन सेंस से सोचो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कभी भी इसीलिए किया जाता है ना कि अगर लग रहा है कि भाई इंडिजेंट नहीं है तो यहीं पे मैटर रफा दफा करो। क्यों फुल फ्लेश ट्रायल कराने जाओगे और बाद में पता चले कि इंडिजेंट नहीं है? जब आप एफआईआर भी रजिस्टर कराते हैं तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कभी कभी करना होता है, 7 ईयर तक के पनिशेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस में, 3 से 7 साल वाले में। क्यों किया जाता है? ताकि बाद में इन्वेस्टिगेशन की, ताकि उसी वक्त क्लियर हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि नहीं। अगर वो केस फ्रिवलस वेक्सेसियस लगेगा तो, या केस में दम नहीं लगेगा तो वैसे ही यहां पे अगर इंडिजेंसी प्राइमा फेसाई अगर पता चल जाता है, ठीक है, तो यहां पे क्या है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराया जाता है बाय कोर्ट ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं सीएमओ, ठीक है। और ये जो है चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट को, और कोर्ट फिर वो रिपोर्ट देखकर देखेगा कि क्या मैं इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ ये पर्सन इंडिजेंट नहीं है, या फिर क्या मुझे आगे इंक्वायरी करने की जरूरत है। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, है ना। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके बस रिपोर्ट बना के सीएमओ को, किसको, कोर्ट को दे देना है एज टू द फैक्ट ऑफ इंडिजेंसी, एंड देयर आफ्टर द कोर्ट विल डिसाइड वेदर फर्दर इंक्वायरी बाय द कोर्ट इज टू बी डन और नॉट, और वेदर वहीं पर ही आप उसके एप्लीकेशन को रफा दफा कर दें, वहीं पर ही डिसाइड कर दें कि ये पर्सन इंडिजेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का पर्पस समझ में आया, ओके। उसके बाद आइए नेक्स्ट, एप्लीकेशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन जब आप लाते हैं, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन के लिए कुछ कंटेंट बताया गया है। कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होना चाहिए? तो इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखना है कि जो एप्लीकेशन लाया जाएगा टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, उसमें वो सारे रिक्वायरमेंट पूरे होने चाहिए जो कि एक प्लेंट में रिक्वायर्ड होता है। प्लेंट के लिए कौन सा ऑर्डर आप फॉलो करते हैं? 7। तो जो भी प्लेंट के लिए रिक्वायर्ड रूल्स हैं वो सब आपको कंप्लाई करना है। प्लेंट का जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट है वो सब वहां पे रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि बाद में आपको फिर से कोई फ्रेश प्लेंट नहीं फाइल करना होता है। अगर आपका एप्लीकेशन कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है फ्यूचर में जाके, तो आपके एप्लीकेशन को ही प्लेंट की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें यही बात आपको ध्यान में रखना है। और एप्लीकेशन जो है साइन होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, वो तो प्लेंट भी होता है, प्लीडिंग है तो साइंड वेरीफाइड होगा ही। तो इसमें बस ये ध्यान में रखना कंटेंट में कि इज इक्वल टू लिख लो प्लेंट, है ना, उससे तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा? तो इज इक्वल टू प्लेंट, जैसा प्लेंट में रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेजेंट करना है एप्लीकेशन।
जो एप्लीकेशन है प्रेजेंट करेंगे, रूल 3 में बताया गया है। तो प्रेजेंट आपको पर्सनली करना है अनलेस कि आपका पर्सनल अपीयरेंस एग्जेम्प्ट किया हुआ है। अगर आपका पर्सनल अपीयरेंस एग्जेम्प्ट किया हुआ है तो एप्लीकेशन आप किसके थ्रू देंगे? एजेंट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। वैसे एजेंट जो कि मटेरियल क्वेश्चन का आंसर कर सके, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन लेकर जाएंगे ना तो कोर्ट हो सकता है उसी वक्त आपके इंडिजेंसी से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो प्रेजेंट करना है एप्लीकेशन, प्रिफरेबली पर्सनली प्रेजेंट करना है, नहीं हो पाया तो किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, इंडिजेंट की तरफ सूट इंस्टीट्यूट करना चाह रहे हैं, तो उनमें से कोई भी एक जाके वहां पे एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? राइट। अब आइए नेक्स्ट रूल 5 पे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या ग्राउंड है जिस पर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच द एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड? नाउ ये आपसे कभी कभी शॉर्ट नोट्स में सेपरेटली भी पूछ लेता है, क्या क्या ग्राउंड पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ग्राउंड्स ऑन विच एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। रूल 5, पहला ग्राउंड है डिफेक्ट इन फॉर्म और प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रिक्वायरमेंट दिया गया है एप्लीकेशन फाइल करने का, उसको कंप्लाई नहीं किया गया है। और जो रिक्वायरमेंट है वो किस किस रूल में दिया है? नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल 2 एंड 3। रूल 2 और 3 में ही दिया है ना। रूल 2 में क्या दिया है? कंटेंट दिया है, और रूल 3 में दिया है आपको प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, यही दिया है ना। तो रूल 2 और 3 में जो बताया गया है वो कंप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब प्लेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें पूरा नहीं किया गया है ना। आपका पर्सनल अपीयरेंस एग्जेम्प्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप एजेंट को भेज दिए हैं। तो डिफेक्ट इन फॉर्म और प्रेजेंटेशन, उसको प्रिपेयर करने में कुछ डिफेक्ट हुआ है, या उसको प्रेजेंट जिसको करना था वो नहीं कर रहा है, नॉन कंप्लायंस हुआ है, एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड। दूसरा है जहां पे ये पता चल गया कि भाई एप्लीकेंट इंडिजेंट नहीं है। तो प्लेन एंड सिंपल जहां पे भी एप्लीकेंट इंडिजेंट नहीं है, ये पता चल गया आपको, ठीक है, मतलब उसके एप्लीकेशन से ही पता चल गया। एप्लीकेशन को कोर्ट ने देखा कि भाई इसके पास तो 5,000 रुपए तक का प्रॉपर्टी है ना, इसके पास 10,000 रुपए तक का प्रॉपर्टी है। तो एप्लीकेंट जहां इंडिजेंट नहीं है, मतलब उसके पास सफिशियंट मींस है अगर। तीसरा है फ्रॉडुलेंट डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। तीसरा है, ये सब कीवर्ड्स लिख लीजिएगा ताकि आपको अंदर का कंटेंट पढ़ के ही याद आ जाए। फ्रॉडुलेंट डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। फ्रॉडुलेंट डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें क्या बताया गया है कि कहीं एप्लीकेंट ने पिछले 2 महीने के अंदर, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले 2 महीने के अंदर कहीं उसने अपना कोई प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली तो किसी को डिस्पोज नहीं कर दिया, ताकि उसे इंडिजेंट की तरह सूट फाइल करने का मौका मिल जाए। जैसे मान लो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जो वर्थ मोर देन 1,000 रुपीज है, या वो इतना सफिशियंट है कि मैं कोर्ट फी पे कर सकूं, लेकिन मेरे को किसी पर्सन के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना है, ठीक है। तो मैं सोचता हूं कि भाई मैं मुफ्त में सूट इंस्टीट्यूट करना चाह रहा हूं एज ए इंडिजेंट पर्सन। तो मैंने किसी अपने फ्रेंड को बोल दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी तुमको जो है अभी सेल कर दे रहा हूं, गिफ्ट कर दे रहा हूं, तुम बाद में मुझे गिफ्ट कर देना जब मैं केस जीत जाऊंगा तब, है ना। ताकि कोर्ट एप्लीकेशन जब फाइल करेंगे उस समय ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं होगा, तो इंडिजेंसी डिसाइड करने के लिए उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कोई फ्रॉडुलेंट डिस्पोजल तो प्रॉपर्टी का नहीं हुआ है विद इन 2 मंथ प्रायर टू फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फाइल करने के 2 महीने पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, राइट। चौथा है, हाँ लेकिन इसमें यह भी चीज है, लेकिन अगर वो जो प्रॉपर्टी उसने फ्रॉडुलेंटली डिस्पोज किया है उसको काउंट करके भी सफिशियंट मींस अगर नहीं होता है, तो फिर फ्रॉडुलेंटली वो डिस्पोज किया हो या कुछ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। फोर्थ है जहां पे एलिगेशन जो एप्लीकेशन में लगाया गया है, तो कॉज प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन बताना होता है ना। तो एप्लीकेशन जो दे रहे हो उसमें भी कॉज ऑफ एक्शन तो बताओगे, क्योंकि प्लेंट का सारा रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना है। तो कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं है, नो कॉज ऑफ एक्शन इज डिस्क्लोज्ड, राइट। ये चौथा था। पांचवा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। जो पांचवा की छठा है, क्या है, फिफ्थ है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर।
जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है उसमें जो इंटरेस्ट है वो तुम किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिए हो, तो किसी और को ट्रांसफर कर दिए हो तो ठीक है, उसको बुलाओ, वो उस कोर्ट फी फाइल करेगा। मान लो कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है जिसके लिए तुम सूट ला रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को ही तुम किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दियो, ठीक है, कि अगर मुझे ये मिल भी गया तो आप तुम ये मेरे से ले लेना, तो उसको लेकर आओ दैट पर्सन, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मतलब एप्लीकेंट अगर इंटर कर जाता है इनटू एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर जिसके अकॉर्डिंग कोई और पर्सन इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लेता है उस सब्जेक्ट मैटर में, ठीक है। कि मान लो मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगर ये डिक्री मेरे फेवर में आ रही है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये मैं तुमको लीज पे दे दूंगा अगले 10 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए, या मैं तुमको सेल कर दूंगा, तो तुमने किसी थर्ड पर्सन ने इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। ये फिफ्थ है। सिक्स्थ है जहां पे सूट अपीयर टू बी बार्ड बाय लॉ, बार्ड बाय लॉ मतलब लिमिटेशन पीरियड के बाद वो एप्लीकेशन लाया गया है। और लास्ट है जहां पे लिटिगेशन कोई और पर्सन फाइनेंस कर रहा है, इस किसी पर्सन ने किसी और से एग्रीमेंट इंटर कर लिया कि वो उसके लिटिगेशन को फाइनेंस करे, लिटिगेशन फाइनेंस्ड बाय अदर्स। इन सर्कमस्टांसेस में इंडिजेंट पर्सन की तरह जो सूट आप इंस्टीट्यूट कर सकते थे, ठीक है, उस एप्लीकेशन को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्लियर है, ये 7 ग्राउंड्स क्या है, ठीक है। शॉर्ट में लिख लेना, बुक में 2-3 लाइन 4 लाइन में स्टेटमेंट बना बना के दिया होगा, शॉर्ट में लिख लोगे ज्यादा इजीली याद रहेगा। उसके बाद आगे है नोटिस एंड हियरिंग ऑन इंडिजेंसी। अब क्या है, आपको कुछ लोगों को नोटिस भेजना है, एक कोर्ट अभी हम लोग देखे रूल 5 जिसमें कि एप्लीकेशन उन ग्राउंड पे रिजेक्ट हो सकता है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है, इन केस अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता है तो फिर अब क्या करना है, उसको इंडिजेंट मान लेना है, अब हियरिंग होगा, ठीक है। अगर अभी तो प्राइमा फेसाई एप्लीकेशन देखो, ये बोल रहा स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ बताया गया है। पहले बोला एक सीएमओ से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो, वहां पे पास हो गया तो फिर है कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन, कोर्ट कंसीडर करेगा, देखेगा, पढ़ेगा, पढ़ के अगर उसको लगा इन 7 में से कोई बात है रिजेक्ट कर देगा, नहीं लगा तो अब जाकर हियरिंग होगा इस फैक्ट पे कि वो इंडिजेंट है या नहीं, कि एप्लीकेशन में वो जो कॉन्टेस्ट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, क्या वो बात सही है कि नहीं। तो अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे। नोटिस किसको किसको भेजेंगे, तो नोटिस 2 लोगों को भेजेंगे। तो यहां बताया गया कि अब कोर्ट क्या है, अगर रिजेक्ट नहीं करता एप्लीकेशन तो कोर्ट क्या करेगा, अब हियरिंग का डेट फिक्स करेगा, ठीक है। कोर्ट विल फिक्स द डेट ऑफ रिसीविंग एविडेंस रिगार्डिंग इंडिजेंसी, और 10 दिन का नोटिस उसको देना है, 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन का टाइम देना है। 10 दिन का नोटिस किसको देना है, 2 लोगों को, ऑपोजिट पार्टी को और गवर्नमेंट प्लीडर को। अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है, ऑपोजिट पार्टी तो चलो समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट प्लीडर को काहे के लिए इसमें एंट्री दे रहे हो, गवर्नमेंट प्लीडर को क्यों बुला रहे हो, बताओ एनीवन। जहां पे सूट बाई और अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट है वहां ना, लेकिन यहां पे ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि केवल पब्लिक सर्वेंट में, यहां पे तो एंड बोल रहा है ना, यहां पे तो एंड बोल रहा है, और तो नहीं बोल रहा है ना कि सूट बाई और अगेंस्ट में पब्लिक गवर्नमेंट प्लीडर, यहां बोल रहा है क्लियर नोटिस देना है ऑपोजिट पार्टी को भी और गवर्नमेंट प्लीडर को भी। यस यस यस, दिस इज द लॉजिक कि स्टेट हैज द, देखो गवर्नमेंट प्लीडर किसको सिविल केस में रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को, जैसे प्रोसिक्यूटर उधर होता है क्रिमिनल केस के लिए, तो स्टेट का इंटरेस्ट होता है, अगर कोई पर्सन एप्लीकेशन फाइल किया है टू सी यू एज एन इंडिजेंट, तो वहां पे स्टेट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। स्टेट का इंटरेस्ट क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कोर्ट फी जो आप पे करते हैं ना, दैट इज अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, कोर्ट फी इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, उसका रेवेन्यू जा रहा है ना। So that is why whenever you file the application to sue as an indigent person, a government pleader has also to be given notice, है ना, कि किस दिन date of hearing जो है fix हुआ है। That is why the participation of government pleader has been recognized over here. Okay? तो नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे क्या, एटलीस्ट 10 डेज का नोटिस देंगे कि हियरिंग का डे इस दिन फिक्स हुआ है, अपोजिट पार्टी को नोटिस दे देंगे, गवर्नमेंट प्लीडर को नोटिस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हियरिंग होगा तो हियरिंग का स्कोप आपको आगे बताया गया होगा, हमको लग रहा है रूल 7 में बताया गया होगा, ये सब उतना लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हम बता रहे हैं उसी को क्रिस्प में करके लिख लो, है ना। हियरिंग का स्कोप क्या होगा, हियरिंग के दिन कोर्ट एग्जामिन करेगी विटनेसेस को। हियरिंग में क्या होता है, जो नॉर्मली कोई भी हियरिंग में होता है,
दोनों पार्टी अपने अपने तरफ से विटनेसेस लाएंगे, कोई प्रूव करेगा ये इंडिजेंट है, कोई प्रूव करेगा ये इंडिजेंट नहीं है, ठीक है। और किसका किसका एग्जामिनेशन होगा? विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा, एप्लीकेंट का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, या उसके एजेंट का एप्लीकेशन एग्जामिनेशन होगा, यही सब हियरिंग में होगा, ठीक है। और हियरिंग के बाद कोर्ट फाइनली ये डिसाइड करेगी कि इस पर्सन को एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट इंस्टीट्यूट करने का मौका देना है या नहीं देना है, ठीक है। आगे देखो, सब कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे की कहानी जितना है हम बता रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे? रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन उन 7 ग्राउंड्स पे जो रूल 5 में है, तो फिर बात ही खत्म है। रिजेक्ट नहीं हुआ तो डेट ऑफ हियरिंग फिक्स होगा, डेट ऑफ हियरिंग फिक्स होगा तो उस दिन के लिए 10 दिन का नोटिस दोगे। किसको दोगे? ऑपोजिट पार्टी और गवर्नमेंट प्लीडर को, ठीक है। और फिर हियरिंग के दिन जो है, हियरिंग जब होगा तो उस समय विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा, एप्लीकेंट या उसके एजेंट का एग्जामिनेशन होगा, और फिर कोर्ट फाइनली डिसाइड करेगी वेदर द पर्सन इज इंडिजेंट और नॉट। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद अगर कोर्ट ने परमिशन दे दिया, कोर्ट डिसाइड करेगी या तो परमिशन देना है या नहीं देना है। अगर कोर्ट ने डिसाइड किया कि हाँ परमिशन देना है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ परमिशन? क्या इफेक्ट होगा ऑफ ग्रांट ऑफ परमिशन? ये कहां बताया गया है? 8 में बताया गया है, हाँ 8 में बताया गया, यस। व्हाट विल बी द प्रोसीजर इफ एप्लीकेशन इज एडमिटेड? मतलब व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द कोर्ट हैज ग्रांटेड द परमिशन टू अ पर्सन टू सी यू एज एन इंडिजेंट, है ना? क्या उसका इफेक्ट होगा? तो एक तो होगा एप्लीकेशन क्या बन जाएगा? डिक्री बन जाएगा, प्लेंट बन जाएगा। एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? प्लेंट बन जाएगा, ठीक है। मतलब उसको नंबर कर दिया जाएगा, रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा एज अ प्लेंट, है ना, और रजिस्टर में एंट्री मार दिया जाएगा उसका कि प्लेंट है, ठीक है। कोई फ्रेश प्लेंट फाइल करने का जरूरत नहीं है, सेम एप्लीकेशन को प्लेंट मान लेंगे। और दूसरा क्या है? अब इंडिजेंट पर्सन लायबल नहीं होगा कोर्ट फीस पे करने के लिए, है ना। कोर्ट फीस या फिर कोई भी सर्विस ऑफ प्रोसेस, समन के लिए जो फीस पे करना होता है, कुछ भी पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। इट्स सिंपल एज दैट, है ना, कि वंस द एप्लीकेशन इज एडमिटेड, अब that application will be treated as plaint and applicant will not have to pay any court fee. कोई कोर्ट फीस वगैरह वहां पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई समन से रिलेटेड फीस पे करने की जरूरत है। कोई भी सर्विस जो कोर्ट का है उससे रिलेटेड कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। फिर कोर्ट को जब भी फ्यूचर में लगे कि भाई इसके पास अब सफिशिएंट मींस आ गया है, कोर्ट कभी भी उस परमिशन को विड्रॉ कर सकता है, या कोर्ट को कभी भी लगे कि इसको गलत तरीके से परमिशन मिल गया था, कोर्ट उसको विड्रॉ कर सकता है ना, विड्रॉल किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई उसने वेक्सेसियस या इम्प्रॉपर तरीके से सूट इंस्टीट्यूट किया था, या फिर कोर्ट को लगता है कि अब उसको इंडिजेंट की तरह सूट नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, कि मान लो उसका जुडिशरी निकल गया, एपीओ निकल गया, है ना, बीच ही में, है ना, तो अब क्या इंडिजेंट, है ना, तो कोर्ट उसको कभी भी विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। और अगर मान लो जो इंडिजेंट पर्सन है उसके बिहाफ पे कोर्ट को लग रहा है कि कोई वकील नहीं आ रहा है, बोनाफाइड वकील कोई केस लड़ने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर कोर्ट वहां पे प्लीडर भी उसके बिहाफ पे अपॉइंट कर सकता है। तो ये भी रूल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि सिविल केसेस में गवर्नमेंट कब किसी के बिहाफ पे प्लीडर अपॉइंट कर सकती है, तो ये रूल कौन सा है? 9 है ना। अब ये लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, कैसे अपॉइंट करना है ये सब उतना नहीं, ठीक है। 9 ठीक है, 9 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब कोर्ट का डिसीजन आ गया सूट में, मतलब सूट फाइनली डिसाइड हो गया, जब सूट फाइनली क्या हो गया? डिसाइड हो गया, तो कोर्ट फीस रिकवर किया जा सकता है कि नहीं? कहने का मतलब है ऑर्डर 33 जो है एग्जेम्प्ट करता है पर्सन को कोर्ट फी पे करने से ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जब सूट इंस्टीट्यूट होता है उस समय कोर्ट फी पे करने से आपको एग्जेम्पशन मिल गया होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट एग्जेम्पशन है। सिविल केस है भाई, क्रिमिनल केस थोड़ी है, स्टेट का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, सिविल केस है। शुरू में चलो तुमको माफ कर दिए, तुम गरीब थे, कोर्ट फी पे करने से माफ कर दिए, लेकिन बाद में वो कोर्ट फी तो रिकवर करना ही है, कोर्ट फी उसको रिकवर करना ही है, कोर्ट फी आपके तरफ से पे होना ही चाहिए। इनिशियली यू वेर एग्जेम्प्टेड, बट बाद में पे करना होगा। अब किसको पे करना होगा, कैसे पे करना होगा, तो वो डिपेंड करेगा क्या आउटकम रहा है। तो आउटकम में अगर इंडिजेंट प्लेंटिफ सक्सीड कर जाता है, इंडिजेंट प्लेंटिफ जो था अगर वो सक्सीड कर जाता है, ठीक है, तो फिर वो अमाउंट रिकवर कर सकता है।
किससे? जिस पार्टी के अगेंस्ट डिक्री आया है उससे। और वो अमाउंट कौन रिकवर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कब? जब प्लेंटिफ सक्सीड कर गया। अगर प्लेंटिफ केस जीत जाता है, प्लेंटिफ अगर सूट सक्सीड कर जाता है, ठीक है, तो अमाउंट कोर्ट फी किससे रिकवर किया जाएगा? प्लेंटिफ से। जिस पर्सन के अगेंस्ट डिक्री आया, पर्सन अगेंस्ट हुम डिक्री हैज बीन पास्ड। यानी रिकवर तो करना है, सिविल केस था ना, बोल दिया गया है ना, आपको मेंबरशिप दे दिया गया, ठीक है, ये बाद में आपसे फिर पैसा रिकवर किया जाएगा। और अगर इंडिजेंट पर्सन फेल कर जाता है, क्या है, पढ़ो। ऑर्डर्ड बाय द डिक्री, है ना, डिक्री के अकॉर्डिंग एनी पार्टी जिसके जिसके अगेंस्ट भी डिक्री आया है, ठीक है, अगर मान लो डिक्री के अकॉर्डिंग जो है अमाउंट, अब वो देखो वो ऐसे इसलिए दिया गया है बिकॉज या तो सूट हो सकता है कोई प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए हो, कुछ पैसा रिकवर करने के लिए हो, तो अगर पैसा रिकवर होकर प्लेंटिफ को मिल गया डिक्री के अकॉर्डिंग तो उसी से ले लो। और बहुत सारे सूट हो सकते हैं ना, केवल रिकवरी का ही थोड़ी, सिविल सूट तो और भी नेचर का हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो डिफेंडेंट है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वाई इट हैज बीन रिटन दैट एनी पार्टी, है ना, इन अकॉर्डेंस टू द डिक्री। बट जनरली द लाइबिलिटी उसी से लिया जाता है जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुआ है, या तो जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुआ है उसने प्लेंटिफ को कुछ पैसे दिए तो उससे आप ले लिए, ठीक है। और बहुत सारे सूट्स के नेचर ऐसे होते हैं ना जिसमें कॉम्पनसेशन नहीं, कोई कुछ और भी करना हो सकता है, ठीक है। सिविल केसेस में कोई ऐसा थोड़ी कि हमेशा कॉम्पनसेशन ही मिले, किसी और भी एस्पेक्ट से रिलेटेड तो सिविल केस हो सकता है ना। और अगर इंडिजेंट पर्सन फेल कर जाता है, इफ द प्लेंटिफ फेल्स इन द सूट, या फिर सूट को विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है, या डिसमिस कर दिया गया है, ठीक है, द कोर्ट शैल ऑर्डर द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फी। वहां पे क्लियरली किसको पे करना है? प्लेंटिफ को, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जब प्लेंटिफ के डिफॉल्ट से अगर सूट फेल कर गया है, ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर पर्सन से फिर वो बाद में रिकवर किया जाएगा, ओके। और अगर सूट अबेट कर गया है, अबेटमेंट के बारे में भी दिया है क्या? 11 में है, 11A। अगर सूट अबेट कर गया है, अबेट कब होता है सूट? डेथ। अगर मान लो प्लेंटिफ का डेथ हो गया है, ठीक है, तो अमाउंट रिकवर होगा किससे? फ्रॉम द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड प्लेंटिफ। तो तीन सिचुएशन है, कहने का मतलब है कि वंस द फाइनल डिसीजन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट टू सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, तो कोर्ट फी विच वाज एग्जेम्प्टेड अर्लियर हैज टू बी रिकवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मुफ्त में आपको नहीं, स्टेट आपके बिहाफ पे खर्च उठाएगा सिविल केस में। शुरू में उसने आपको असिस्ट किया, है ना, बाय बीइंग पेरेंट्स पैट्रियाई। पेरेंट्स पैट्रियाई का कॉन्सेप्ट जानते हो ना? हमारा अल्टीमेट गार्जियन कौन है? स्टेट है। ये इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हम नहीं बता पाए थे इसका आंसर, उस समय दिमागी में नहीं आ रहा था, जुडिशरी वाले में, है ना, इन्वायरमेंटल लॉ का ये क्वेश्चन है। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो केस था ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड, करणलाल साहू, है ना, उसमें ये पेरेंट्स पैट्रियाई का कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया गया था, उसी से रिलेटेड पूछा गया था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं क्लिक किया था, ठीक है। उस समय कभी होता है, आता था, मतलब पढ़े थे कहीं, लेकिन अब इन्वायरमेंट लॉ हम सोचे ही नहीं थे वहां तक, मतलब इन्वायरमेंट लॉ तक जाएंगे, पूछ लेता है कहीं। खैर ये कोई डायरेक्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब मान लिया इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो इन्वायरमेंटल लॉ जाके पढ़े। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, ऊपर ऊपर के कॉन्सेप्ट जो कि सबको पता होना चाहिए, जैसे इन्वायरमेंटल लॉ में पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पेरेंट्स पैट्रियाई, ये सब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। ये बाकी लॉज पढ़ते वक्त भी, आप कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते वक्त कितनी बार इन चीजों से इंटरैक्ट होते हैं, है ना, तो ऊपर से पूछा जाता है ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेट गार्जियन तो हमारा स्टेट ही है, तो ठीक है, वो हमारा खर्च तो उठा लेता है, लेकिन बाद में उसको मेंटेनेंस भी चाहिए, उसको हमसे फिर रिकवरी भी तो चाहिए। खर्च उठा लिया है तो उसको रिकवर करना है। तो अब तीन सिचुएशन हो सकता है। प्लेंटिफ अगर सक्सीड कर जाए, है ना, प्लेंटिफ अगर सक्सीड कर जाए तो वहां पे क्या होगा? डिक्री के अकॉर्डिंग बताया जाएगा कौन कोर्ट फी पे करेगा। जनरली इट इज द पर्सन अगेंस्ट हुम डिक्री इज पास्ड। प्लेंटिफ अगर फेल कर गया तो प्लेंटिफ को ही पे करना होगा। और सूट अगर अबेट हो गया तो उसके ड्यू टू डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, स्टेट ऑफ डिसीज्ड, ठीक है, ओके। अगर हाँ
वो लाइबिलिटी प्लेंटिफ का हमेशा रहेगा, उसके ऊपर कर्ज रहेगा जो उसको चुकाना रहेगा, ठीक है, भविष्य में। ओके, बिकॉज वो फेल कर गया लेकिन कोर्ट ने तो खर्च उठाया था ना। अब मान लिया तुम किसी को आज उधार दिए हो और वो पर्सन के पास कोई पैसा नहीं है, तो तुम्हारा तो क्लेम है ना, बाद में कभी भी उसके पास पैसा आएगा तो तुम क्लेम कर सकते हो ना, राइट? राइट तो आपके पास है ना, तो स्टेट के पास राइट है। अच्छा, अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ एप्लीकेशन टू सी यू एज एन इंडिजेंट पर्सन? क्या वहां पे फिर से फ्रेश एप्लीकेशन लेके आ सकते हैं सेम नेचर का? नहीं ला सकते, ठीक है। किस रूल में दिया है ये? 15 में, है ना, कि इफ एन एप्लीकेशन टू सी यू एज एन इंडिजेंट पर्सन इज रिफ्यूज, एप्लीकेंट नहीं ला सकता है फिर से फ्रेश एप्लीकेशन, नहीं ला सकता है, लेकिन वो सूट ले सकता है, कोर्ट फीस पे करके फ्रेश सूट लेकर आ सकता है, ये ध्यान में रखना। सूट लाना इज नॉट बार्ड, कोर्ट फीस पे करके वो सूट ला सकता है, लेकिन फिर से वो एप्लीकेशन नहीं ला सकता है टू सी यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, ठीक है। अब एक और चीज जान जाओ, जब भी सेट ऑफ और काउंटर क्लेम करते हो सूट में, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का इफेक्ट क्या होता है? क्रॉस सूट जैसा होता है। मतलब अगर काउंटर क्लेम कर रहे हैं, सेट ऑफ आप क्लेम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? क्रॉस सूट, कि एज इफ आपने भी सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, डिफेंडेंट ने भी प्लेंटिफ पे, तो जब इफेक्ट क्रॉस सूट की तरह होगा तो उसको वहां भी कोर्ट फी पे करना होता है, पता है कि नहीं आपको? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जब आप क्लेम करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट होता है क्रॉस सूट का, वहां भी कोर्ट फी पे करना होता है। तो इसी में लास्ट में रूल में बताया होगा, लास्ट में बताया है इस, ठीक है, जिस भी रूल में है देख लो, यहां पे बताया है कि इस ऑर्डर का बेनिफिट जो है केवल प्लेंटिफ को ही नहीं मिलेगा, इस ऑर्डर का बेनिफिट डिफेंडेंट भी उठा सकता है अगर वो वहां पे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम अगर लेके आ रहा है तो। मतलब वो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम लेकर आ रहा है ना, तो जनरली कोर्ट फी उसको पे करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट होता है क्रॉस सूट का। लेकिन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम भी आप एज एन इंडिजेंट पर्सन लेके आ सकते हैं और वहां पे कोर्ट फी देने से आप एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। याद रखना, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, रूल 17 में, ठीक है। अब एक एक रूल इसका याद करने का जरूरत नहीं है, इसका रूल कौन कौन सा याद रखना है। इंडिजेंसी का टेस्ट कहां बताया गया है, बताइए जल्दी से। एक्सप्लेनेशन 1, रूल 1 में, रूल 1 के एक्सप्लेनेशन में आपको टेस्ट ऑफ इंडिजेंसी बताया गया है। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कौन सा रूल है? रूल 5, ठीक है, रूल 5, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक और रूल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ परमिशन प्रोसीजर व्हेन द एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड, मतलब कहां बताया गया है कि एप्लीकेशन को ही प्लेंट मान लेंगे, रूल 8। और एक और रूल असाइन प्लीडर वाला याद रखना, कौन सा है? 9 है, ठीक है, ये रूल याद रखना। और एक लास्ट में याद रखना रूल कि क्या इफेक्ट होगा ऑफ रिफ्यूजल ऑफ एप्लीकेशन टू सी यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, है ना। सारा रूल याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद होगा भी नहीं, ये सब 4-5 रूल टिक करके रखो कि ये रूल नंबर हमको याद होना चाहिए। वो भी अगर याद हो गया तो, नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं है, गेस वर्क कर लोगे अगर एक बार पढ़े हुए हो तो, है ना। हर एक रूल पढ़ने का जरूरत थोड़ी है, इतना सारा रूल पढ़ लोगे तो फिर महान बन जाओगे, ठीक है। तो ये आपका सूट बाई और अगेंस्ट इंडिजेंट पर्सन कंप्लीट हो गया, है ना। बिहार जुडिशरी में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछे हुए, है ना, सूट बाई और अगेंस्ट इंडिजेंट पर्सन, मतलब आपको मेंस में लिखने को, तो इसलिए इसको हम डिटेल में बता दिए। इसका जो है आपको सारा स्टेप जो है दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या है बताइए जल्दी से। सबसे पहले इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट फाइल करना है तो आपको क्या करना है? एप्लीकेशन लाना है, ठीक है, एप्लीकेशन लेके आना है। इंडिजेंसी आपका डिसाइड होगा, कैसे देखा जाएगा? कोर्ट फी प्रेस्क्राइब्ड है कि नहीं प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब्ड है तो सफिशिएंट मींस देखेंगे, नहीं प्रेस्क्राइब्ड है तो 1000 का प्रॉपर्टी आपके पास है कि नहीं ये देखेंगे। और इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए किन 2 प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड करके रखेंगे? अटैचमेंट से एग्जेम्प्टेड है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, और दूसरा सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहला प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कौन करेगा? चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर। एप्लीकेशन के बाद जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसको भी कंसीडर किया जा सकता है इंडिजेंसी डिसाइड करने के लिए, अगर बिफोर डिसीजन, अभी डिसीजन नहीं आया है एप्लीकेशन पे तो,
ठीक है, राइट। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में चीफ मिनिस्टरियल ऑफिसर ने बोल दिया ये इंडिजेंट नहीं है, तो कोर्ट मान लेगा ये इंडिजेंट नहीं है? हाँ, हाँ, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, माने या फिर खुद आगे इंक्वायरी करे। कोर्ट इंक्वायरी करने के लिए जब एप्लीकेशन वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो प्राइमा फेसाई देखेगा कि कहीं रूल 5 वाली बातें तो सारी रूल 5 में है, रिजेक्शन। हाँ, जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है ना, प्लेंट देख के कोर्ट डिसाइड करता है, वैसे ही एप्लीकेशन देखकर देखेगा क्या वो 7 ग्राउंड्स हैं कि नहीं। 7 ग्राउंड्स हम बुलेट्स में लिख दिए थे, याद कर लेना उसको, है ना? क्या क्या है वैसे, जल्दी से बता दो। नॉन कंप्लायंस किए, है ना, मतलब फॉर्मल डिफेक्ट है, इंडिजेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो तुम लोग देख लोगे। ओके, ओके, समझ गया, समझ गया। ओके, उसके बाद मान लो अगर वहां पे रिजेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्शन नहीं हुआ तो फिर हियरिंग का डेट फिक्स करेंगे, नोटिस देंगे, 10 दिन का नोटिस देंगे, किसको किसको? किसी भी पार्टी को, किसी पार्टी को नहीं, अपोजिट पार्टी को और गवर्नमेंट प्लीडर को, गवर्नमेंट प्लीडर को। ठीक है, फिर उस दिन हियरिंग होगा, उस दिन जम के बहस होगा, और फिर उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये इंडिजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर इंडिजेंट मान लिया उसको तो फिर आगे प्लेंट को ही मान लेंगे, एप्लीकेशन को ही प्लेंट वगैरह मान लेंगे। ठीक है, राइट। चलिए, ठीक है, और डिफेंडेंट भी क्या इंडिजेंट की तरह कुछ क्लेम कर सकता है? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। ठीक है, चलो, ओके।